नमस्कार, मैं उज्जवल सिंह हूं और आप देख रहे हैं द सुपर कॉप्स। द सुपर कॉप्स के इस पहले एपिसोड में हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और पुलिसिंग जो उनके समय में जो पुलिसिंग रही है और आज की जो पुलिसिंग है उसके बारे में भी जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका यूपी न्यूज डिजिटल में। धन्यवाद उज्जवल जी कि आपने अवसर दिया, कि आपके प्रतिष्ठित मंच पर मुझे वार्तालाप का अवसर दिया। जय हिंद। सर, सबसे पहले हम एक चीज़ जानना चाहते हैं आपसे कि आप 1974 बैच के 73 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। 74 में आप यूपी कैडर में आपने ज्वाइन किया। सर, उस समय की कुछ जर्नी बताइए अपनी। जब आपने ज्वाइन किया तो क्या चैलेंजेस थे पुलिस में उस समय और कैसा माहौल था कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में? बहुत अच्छा सवाल। उस समय, क्योंकि समय समय पर चुनौतियां बदलती रहती हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां सदैव रहती हैं। सांप्रदायिक जैसे तनाव, सांप्रदायिक दंगे एक। दूसरा आपके चोरी, डकैती, राजनी। तब इकोनॉमिक ऑफेंसेस उतने ज्यादा नहीं थे, साइबर क्राइम तो खैर था ही नहीं। उस तरीके की संख्या में लोग बिहड़ों में घूमते थे, पुलिस को चुनौती देते थे और यहाँ तक कि पुलिस के थाने उनका नरसंहार हो जाता था, उनका सामूहिक हत्याकांड हो जाता, जैसे नथुआपुर जिला एटा में हुआ। सर, ये किस समय ये एक अप्रॉक्स किस ईयर की बात रही होगी जो आप बता रहे हैं सर? 74 की ये बात ना ये 74 और उसके पहले से थी। ये जो 10 की आप देखें, उस जमाने की फिल्में जो थी, मुझे जीने दो, चंबल की कसम और इस तरीके की फिल्में बनती थी, 10 के ऊपर, 10 सम्राट के ऊपर। और तो उस जमाने में ये 74 से भी पहले, क्योंकि अगर आप देखें सुल्ताना मान सिंह की जो कहानी थी, ये तो मैं समझता हूँ अंग्रेजों के जमाने से भी पहले चली आ रही। ये परंपरा थी चंबल घाटी की और इस तरीके की जो एटा, इटावा, फर्रुखाबाद की जो बिहार थे, वहां पर 10 गिरोह। और ये बात अगर कहते कम से कम 10 समस्या भारत में और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में तो खासतौर राजस्थान में 125 साल से ऊपर से चली आ रही। और हमारे टाइम में तो बिल्कुल अपने शबाब थे। तो सर, आपके सामने जब आपने ज्वाइन किया तो सबसे बड़ी समस्या यही डकैतों की और 10 जो सरगना थे इन्हीं की रही? बिल्कुल। और रॉबर्स की थी, जो कि तकरीबन रॉबरी 2 मीटर शुरू हो गए थे शहर में, रॉबरीज का होना, अपहरण और ठेके पर हत्या करना। लेकिन तब बाहुबली कल्चर की शुरुआत तब तक नहीं हुई थी। तब तक बाहुबलियों की शुरुआत नहीं थी। बाहुबली की शुरुआत हुई उसके 15 साल बाद। ये 74 की बात आप कर रहे हैं, लेकिन बाहुबलियों की जो शुरुआत और इनका प्रागट्य जो हुआ, ये हुआ आपका सन 85 के आसपास। सर, आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ रही और वहां का कुछ एक्सपीरियंस आपके पास हो? जी, पहली पोस्टिंग मेरा अहोभाग्य की मां विंध्यवासिनी के चरणों में, विंध्याचल के मेरा सर्कल था और मिर्जापुर जिले में हुआ था। मेरे पास 5 थाने थे: कोतवाली शहर, कोतवाली देहात, कोतवाली कटरा, कछुआ, मड़िहान और विंध्याचल। लेकिन आजकल देखिए कि एक थाने के भी सीओ होते हैं, लेकिन मेरे पास 5 थाने थे। और पहला एएसपी इंचार्ज था। वहां की चुनौती विंध्याचल में, क्योंकि पंडितों का वर्चस्व था, आपस में लोग एक दूसरे के सामूहिक हत्याकांड करते थे, आए दिन कानून व्यवस्था की समस्या रहती थी, वीवीआईपीस का आगमन होता था नवरात्रियों में, और वहां पर भी 10 समस्या थी। वहां के जंगलों में एक बखेड़ी नाम का बड़ा कुख्यात डकैत था। लेकिन मेरी पोस्टिंग वहां पे जब थी तो ये आदेश हुआ कि इनका बारे में कार्रवाई और कार्य योजना बनानी है। बहरहाल मां विंध्यवासिनी की कृपा थी, बखेड़ी मुठभेड़ में मारे गए और वहीं से शुरुआत करियर की हो गई। ठीक है सर, आपके बारे में एक जानकारी है कि आपने किसी गैंग को खत्म करने के लिए महीनों तक जो है आप बाहर रहे और आपने गुड़ चना खा करके अपना दिन बिताया। उसके बाद फिर आपने उस टारगेट को पूरा किया, जिस मिशन को लेकर आप निकले थे। उसकी कहानी क्या है? उज्जवल जी, उसके बाद मेरी सारी पोस्टिंग लगभग 10 वर्षों तक 10 प्रभावित क्षेत्र में ही रही। आगरा ले लें तो उसके 40 थाने जो थे वो एसपी देहात के रूप में खेड़ा, राठौर, बाह, बटेश्वर, फतेहाबाद, चौकी, अछनेरा, फतेहपुर सीकरी ये थे। तो वहीं से शुरुआत हो जाती। फिर एसपी हमीरपुर, कई कैजुअलिटीज पुलिस की हो। फिर एटा के बाद नैनीताल, फिर चरमपंथी समस्या आ गई। लेकिन ये तमाम पीरियड हमारा ऐसे संघर्ष में बीता। तब ये नहीं होता था ये सुख आपके पास कि आप घर से रोज निकले और घर वापस आ जाए, ये सुख नहीं था। तब हमारे जो अफसरान थे पिता तुल्य और पिता की तरह हम लोग को इतना प्रेम करते थे और सुरक्षा देते थे हम लोगों को।
किसी भी राजनेता का किसी कोई बात आती थी तो अपने ऊपर ले लेते थे, हम लोग तक बात नहीं आती थी। लेकिन मैं नाम भी बता दूं, श्री बीपी सिंघल साहब स्वर्गीय, श्री केडी शर्मा जी स्वर्गीय, श्री एक नाम और बताना चाहता था, फिर नाम याद आता तो बताऊंगा आपको, एसके मुखर्जी स्वर्गीय, श्री तुषार दत्त जी, ये लोग ये कहते थे कि विक्रम हम यहाँ मुख्यालय में बैठे हैं, तुम जाओ फोर्स लेके जाओ, पीएससी 1-2 कंपनी यानी 400-500 आदमी लेके जाओ, तुम अपना टुमुक वहां लगाओ जहां पे दस्तियों का मूवमेंट हो, वहीं कैंप चलाओ और तुम लगेज करके इनका पीछा करो। क्योंकि लखनऊ से जोर पड़ता था और लखनऊ से जोर पड़ने के बाद ये होता था कि आता था प्रेशर कि भाई कब तक आप गैंग को मारेंगे, क्योंकि सदन में रोज चर्चा होती, कभी देहू हत्याकांड, कभी साड़ूपुर हत्याकांड, तो हम लोग प्रेशर में रहते थे और वो यही आदेश भी यही होते थे कि आप घर तब लौटे या तो आप मार दिए जाए या फिर आप टारगेट अचीव कर लें, बीच का रास्ता नहीं था। तो घर बार बार आने की कोशिश न कीजिए, और सब जानते थे कि भाई ऐसा है, कोई सुविधा नहीं, बिजली नहीं, तो या तो आप स्कूल में रहिए कि कोई प्राइमरी स्कूल हो या किसी ऐसी जगह कुएं के आसपास या कहीं कोई सराय मिल जाती थी, या पेड़ के नीचे रहिए, अपनी मच्छरदानी तानिए वहां पे और मच्छरदानी में रखकर सोइए। और जो उग रहा है, अगर आलू है, आटा है, शकरकंदी है, मटर है, उसी को भून करके खाइए, वरना आप लाई चना लेके चल रहे हैं। लाई चना आपका मुख्यालय में जहां भी कैंप होता था वहां से आपकी श्रीमती जी आपके लिए तो खाना भेजेंगी ही, लेकिन वो खाना केवल 2-3 लोगों के लिए पर्याप्त होगा, वो 400 लोगों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। और आपको संदेश ये देना कि आप उनके साथ सारी कठिनाइयों में शामिल हैं। तो जो हमारा कर्मचारी खाएगा, अगर उनके मेस रोटी और दाल बनी तो रोटी दाल ही कप्तान साहब भी खाएंगे, और अगर लाई चना ही मिल रहा है तो लाई चना सब लोग खाएंगे। फिर ये नहीं है कि श्रीमती जी ने आपके लिए सैंडविच और अगर हलवा भेजा है तो आप उसका सेवन करेंगे ना, वो आप दे जरूर देंगे लेकिन खाएंगे नहीं। क्योंकि अगर आपने हलवा और सैंडविच और पूरी पराठा कचौड़ी खाना शुरू कर दिया तो लोग कहेंगे कि साहब तो अपने लिए देखिए क्या परमाल मंगा रहे हैं और हम लोगों को लाई चना खिला रहे हैं। तो मैंने जो कर्मचारी खाता था मैंने वही साथ, और ईश्वर की कृपा मेरा रिकॉर्ड 99% नहीं 100% है, जो टारगेट थे सब भगवान ने अचीव करके दिए। सर, एक कोई घटना रही है आपके लाइफ में जिसमें तत्कालीन सीएम ने आपको फोन करके कहा था कि इस गैंग को खत्म करना है, इस अपराधी को मारना है, इसके लिए व्यक्तिगत आपको खुद इसमें मैदान में उतरना है, खुद करना है? सर, कौन सी घटना थी, उसके बारे में बताएं। देखिए, मैं एसपी हमीरपुर था और एटा जिले में सितंबर 1981 में नथुआपुर कांड हुआ था, जिसमें थाना अलीगंज के इंस्पेक्टर राजपाल सिंह और 12 पुलिसकर्मी को छविराम गैंग ने शहीद कर दिया था, पूरा थाना का थाना मार दिया था। तब फोन आता है तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का, वो कहते थे हम चाहते हैं तुम चले जाओ। उन्होंने कहा जो आपका आदेश हो तो गुलाम, हालांकि हमीरपुर में मुझे 1 वर्ष नहीं हुआ है, उनका ना अनिवार्यता अब हमीरपुर से आप जाएं। हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई और उससे मैं गया। तो ये तो खैर दीगर बात है, लेकिन वहां भी परमात्मा की ऐसी कृपा कि जैसे हमीरपुर में सफाया हुआ, एटा में भी जो गिरोह थे, छविराम करमवीर सिंह जो कि हमारे सहयोगी यशस्वी मैनपुरी में, बाकी पोथी, महावीरा, शिवराज, नेक्से और तमाम गैंग्स थे, वो एटा में हमारी और हमारी टीम ने अमर सिंह स्वर्गीय, नेत्रपाल सिंह, सोनकर, इन लोगों ने मिलकर के जो हमारी टीम थी इनका सफाया किया। तो वो टारगेट भी आपने मुख्यमंत्री जी ने जिस पे आपको भरोसा जताया, वो टारगेट भी आपने अचीव किया? 100% पूरा कराया परमात्मा ने। सर, एक सवाल आपसे है कि जैसे उस समय जब आप नौकरी में आए, जब आप जिलों की आपने कमान संभाला, उस समय डाकुओं का खौफ हुआ करता था चंबल में, यहाँ वहाँ जो भी डाकू ही सब कुछ थे उसमें। लेकिन अब जो है बाहुबली होते हैं, बड़े बड़े बाहुबली, उनका नाम आ रहा है कि बाहुबली है, ये है, वो है। तो तब में और अब में क्या अंतर देखते हैं? क्राइम में अंतर और जो पुलिसिंग है उसमें क्या अंतर देखते हैं? बहुत अंतर है। देखिए, सबसे पहले तो जो क्राइम का नेचर था वो बिल्कुल बदल गया है जी। तब दस्युदल थे और चरमपंथी थे, राष्ट्र विरोधी तत्व थे, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये राष्ट्र विरोधी तत्व और एंटी नेशनल एलिमेंट आज भी सक्रिय है, तब भी थे। ओके। ये बात दूसरी की कड़ी कार्रवाई के बाद ये उतना सक्रिय नहीं। लेकिन जहां तक डाकू समस्या थी तो एटा, इटावा, मैनपुरी, आगरा, ये पूरी तरीके से अब शांत है। यहाँ एक भी दस्युदल नहीं है, संतोष का विषय है। लेकिन जो तब क्राइम नहीं था, साइबर क्राइम, आज साइबर क्राइम, ये मान के चलिए कि 100-150 साल में
जितनी डकैती का टर्नओवर था 100 करोड़, आज मामूली से मामूली एक जिले का साइबर क्राइम 1000 करोड़ से ऊपर है। तो आप ये समझ लीजिए परिमाण और तरीका। तब डकैतियों के बीच में गोली चलती थी, अब बुद्धि बल का है। अब पहले AK-47 और इस तरीके के हथियार एरिया डोमिनेशन के लिए आपको मोटर वगैरह का प्रयोग करना पड़ता था। अब आपको IIT ग्रेजुएट्स और इस तरीके के टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स IPS में, पुलिस में है, जो कि हैं हमारे पास, कांस्टेबल से लेकर के, जो कि साइबर क्राइम के एक्सपर्ट्स हैं और उसके इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट्स हैं। तो एक तो साइबर क्राइम आ गया, दूसरा बाहुबलियों का जो कल्चर था काफी हद तक, क्या मैं समझता हूँ करीब करीब वो भी समाप्त है। वो चूंकि एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम ने उनको ऑक्सीजन दी, तो आपने देखा होगा मुख्तार अंसारी, अतीक, शहाबुद्दीन बिहार में, और अशरफ और इस तरीके के तत्व पनपने लगे थे, विजय मिश्रा वगैरह तब पनपने लगे, लेकिन ईश्वर की कृपा से उनके ऊपर भी पूरा नियंत्रण हुआ। लेकिन आज के चैलेंजेस दूसरी ये थी, हमारे टाइम में कांस्टेबल्स इतने ज्यादा सुशिक्षित नहीं हुआ करते थे। ये संतोष का विषय है कि आज कांस्टेबल की शैक्षिक योग्यता और IPS की शैक्षिक योग्यता में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बल्कि दिखाई ये भी पड़ता है कि अक्सर कांस्टेबल ज्यादा क्वालिफाइड होता है, LLM होता है। मैं यूनिवर्सिटी में चांसलर हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर गवर्नमेंट परमिशन लेके PhD कर रहे हैं। किसमें मालूम है आपको? लॉ में, साइबर क्राइम में जी। वो भी क्योंकि कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर बहुत हाईली क्वालिफाइड है, और ये अनिवार्यता भी है क्योंकि पुलिस में बहुत परिवर्तन है। 25 साल में क्रांतिकारी परिवर्तन आ चुका है। इसलिए आजीवनम ज्ञानवर्धनम सिद्धिर्भवति कर्मचारी, जीवन पर्यंत अगर पढ़ेंगे नहीं तो पुलिस अधिकारी सफल नहीं होगा। और अपने हाथ से साइबर क्राइम को अगर आप समझेंगे नहीं, हार्ड डिस्क क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, उस चीज को समझेंगे नहीं तो आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे। और तभी ये अच्छी बात है। तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है इन्वेस्टिगेशन में भी, क्राइम में भी, और क्राइम के पैटर्न में और क्राइम के टर्नओवर में भी, हर चीज में आप देखेंगे एक दूसरे ही तरीके से एक गुणात्मक और मैग्नीट्यूड में भी परिवर्तन आया है। सर, अभी अगर क्राइम कंट्रोल की बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार, जब कोई बड़ा क्राइम होता है, कुछ होता है, तो सरकार की डिपेंडेंसी आके STF पे रुक जाती है। आप STF में भी रहे हैं, STF में का भी अनुभव है आपका लंबा, STF में भी काम करने का। तो सर अभी क्या देखते हैं कि STF उस समय प्रभावी थी या आज प्रभावी है, या फिर क्या अंतर देख रहे हैं STF की अगर हम बात करें व्यक्तिगत? STF तब भी प्रभावी थी और आज भी प्रभावी, क्योंकि STF को एक आपने एनवायरमेंट इकोसिस्टम दिया है, कुशाग्रता का, एकाग्रता का। STF लॉ एंड ऑर्डर नहीं करती, ट्रैफिक मैनेज नहीं करती, मैन मैनेजमेंट नहीं करती। STF का एक ही काम है, क्राइम एंड क्रिमिनल इंटेलिजेंस, और उसके ऊपर उनको निष्क्रिय करना। और कोई काम STF का है नहीं है, न PT में है, न परेड में है, न और कोई काम है। तो जब दिन के 24 घंटे आपको एक ही काम मिला है, और जो STF का चयन हुआ है वो कोई थोपा नहीं गया है, स्वेच्छा से जो आता है उसी को STF में लिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर STF का बड़ा क्लिष्ट होता है। ये नहीं कि किसी ने कह दिया मुझे STF में जाना है, मालूम पड़ा कि आपको 4 एडवर्स एंट्री मिली है, इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट विथहल्ड है, तो आप STF में नहीं आ सकते। बिल्कुल, आपको शौक होना चाहिए अपराध और आपराधिक अनुसंधान का, आपका कैरेक्टर रोल उत्कृष्ट होना चाहिए, सेवा अभिलेख उच्च कोटि का होना चाहिए, आपकी वैसायिक दक्षता उच्च कोटि की हो। तो अगर 10 एप्लीकेंट आए तो उसमें एक ही सेलेक्ट होता है, 9 सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो इतनी क्लिष्ट सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद, अच्छे प्रशिक्षण के बाद, उत्कृष्ट टूल्स देने के बाद, क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट कहीं हो या ना हो, STF के ऊपर कोई बजट कंस्ट्रेंट नहीं है। आज अगर STF ने कहा कि हमें ये इक्विपमेंट चाहिए, ये सॉफ्टवेयर चाहिए, ये मान के चलिए 3 दिन के अंदर उस STF को उपलब्ध हो जाएगा। यही सक्सेस रेट भी है। STF का देख लीजिए, मानवाधिकार के हनन की एक भी शिकायत नहीं, और सक्सेस रेट 90% से ऊपर। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ये मानवाधिकार की शिकायत मालूम पड़ता है पूरे भारत की मानवाधिकार शिकायतों में हमारा नंबर सबसे ऊपर, लेकिन सक्सेस रेट कोर्ट में हमारी 30% भी नहीं। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि STF की गुणवत्ता और व्यावसायिक दक्षता इस स्तर की है कि उसको कहीं और की मोहताजी किसी चीज की है ही नहीं। सर, एक और आपके बारे में जानकारी है कि जब आपसे DGP बनने के लिए कहा गया कि आप उत्तर प्रदेश के मुखिया बनिए, तो आपने एक शर्त रखी थी सरकार के सामने। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी, शर्त यही थी कि देखिए, पहले तो मैं CISF में था, अच्छे पद पे था, ADG था, वेल सेटल्ड था। तो मैंने यही कहा कि मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं जाऊंगा मुझे मालूम है कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो टॉप लीडरशिप ने यही कहा कि फेल क्यों होगा, क्योंकि मेरा कोई स्वविवेक नहीं रहेगा। मैं अपने मनमाने तरीके से ऑफिसर्स को पोस्ट नहीं कर पाऊंगा, उनको दंडित नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने हिसाब से निर्णय नहीं ले पाऊंगा।
जी मुझे ये आश्वासन मिलेगा कि पूरा आपको स्वायत्ता मिलेगी, इंडिपेंडेंस मिलेगा। और इंडिपेंडेंस मिली यहाँ तक हो गया कि लोग कहने लगे थे कि ये डीजीपी नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, जी किसी की सुनता ही नहीं है। जी मनमाने तरीके से पोस्टिंग है, लेकिन गुणवत्ता के आधार पर, मेरिटोक्रेसी, केवल मेरिट के आधार पर। जी और जो बहुत सगे बनते थे राजनेताओं के बाहुबलियों को, ऐसे अफसरों को बीन करके ये तो बर्खास्त किया या डिसमिस किया। 555 डिसमिसल्स किए मैंने, जी 555 डिसमिसल्स, जी क्योंकि वो मालूम थे तो बाहुबली के चंगुल में है या बाहुबलियों के इशारों पे चलते थे या इतने भ्रष्ट थे, उन सबको डिसमिस किया। और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है, गवर्नमेंट की वाहवाही हुई। जो पिछले सरकार में एफआईआर नहीं होती थी, ये शिकायत एफआईआर हो गई। हमने कहा हर जिले में एक एफआईआर काउंटर खोल दीजिए जो ये कह दे कि हमारी एफआईआर, सबकी एफआईआर लिख दीजिए। सबकी एफआईआर लिखी गई, इन्वेस्टिगेट हुआ और जो बड़े से बड़ा कोई हो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। ठीक है सर, एक और चीज़ है आपसे पूछना है। मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम था उत्तर प्रदेश का, हालांकि वो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन एक आपकी चर्चा रही है कि मुख्तार अंसारी ने कभी कहा था कि हमको विक्रम सिंह से खतरा है, वो हमारी हत्या करा देंगे। सर क्या वाकया था, क्या ऐसी बात रही जो मुख्तार अंसारी जैसा दुर्दांत अपराधी जिसकी चर्चा है यूपी में गैंगस्टर माफिया, वो आपसे इस तरह से खौफ खाता था, क्या वजह रही? उज्जवल जी, बाहुबली चाहता है कि एक प्रकार अधिकारियों को धमकाइए। आपको याद होगा कि जब बरेली जेल में था तो वहां के डीएम और एसएसपी ने यह कहा कि हमारा स्थानांतरण कर दिया जाए क्योंकि मुख्तार अंसारी से हमें जीवन का खतरा है जी। और या फिर वो आपको रिश्वत दे करके या उपकृत करके आपको हमवार करना चाहे। लेकिन अगर दोनों तरीके से आप अगर न डर रहे हैं न उपकृत हो रहे हैं तो उसको मालूम है कि उसकी भाग्य रेखा अब समाप्त हो गई है और खतरे की घंटी बज चुकी है जी। तो ये चीज गूगल पे भी आप जाके चेक करें कि मुख्तार अंसारी ने कहा था कि विक्रम सिंह मेरी हत्या करा देंगे और अगर उनकी असामयिक मृत्यु होती है, अस्वाभाविक मृत्यु होती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी विक्रम सिंह की मानी जाए जी। सर एक आखिरी सवाल आपसे हम लेंगे कि इस समय जो उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग है, जो पुलिस की व्यवस्था है, जो क्राइम कंट्रोल के लिए सरकार की ओर से और पुलिस की ओर से जो इंतजामात किए गए हैं, क्या सुधार की आवश्यकता है उसमें और बेहतर कैसे किया जा सकता है और क्या खामियां हैं? आज की जो पुलिस है वो पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश के भाग्यशाली है कि इस वातावरण में वो उसको सेवा का अवसर मिला है। किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, अपितु तो सरकार से पूरा सहयोग समर्थन है। बजट कई गुना बढ़ चुका है और जो भी हो, थानाध्यक्ष से लेकर के सिपाही से लेकर डीजीपी तक आपने देखा होगा एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी उनके पास है। बहुत ज्यादा जल्दी अधिकारियों के तबादले नहीं हो रहे हैं और अगर अधिकारियों को एक मिल जाता है टेन्योर तो एक जगह पहुंचता, चाहे सिपाही हो चाहे डीजीपी, 3 महीने 6 महीने तो लगते हैं जगह को समझने में। उसके बाद अगर 1 साल 2 साल और मिल जाता है तो उसको अपना सर्वश्रेष्ठ सेवा के देने के लिए उसको अवसर मिलता है, जो कि आज मिल रहा है जी। अब की टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है किसी भी पैरामिलिट्री के पास, यहाँ तक कि आर्मी के पास, वो यूपी पुलिस के पास आज है। बड़े प्रशिक्षित अधिकारी यहाँ पर हैं। आपको कहीं ट्रेनिंग पे जाना है किसी ऑफिसर को कि साइबर क्राइम तो इवॉल्विंग क्राइम है, दिन ब दिन आपको अंतर आपने देखा होगा, डिजिटल अरेस्ट का क्राइम जी, आपने ये देखा होगा हनी ट्रैपिंग का क्राइम जी। ये पहले कहाँ होते थे? नहीं होते लेकिन थे। आज यूपी में ये चीजें बिल्कुल करीब खत्म हो गई क्योंकि अधिकारियों को प्रशिक्षण मिला है। हमारे आईपीएस अफसर और तमाम अफसर ऐसे हैं जो आईआईटी में साइबर एक्सपर्ट्स हो चुके हैं। तो आपने देखा होगा कि ये वातावरण बहुत उपयुक्त है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि यही वातावरण हमेशा हमें कामयाबी देगा, बिल्कुल नहीं। आपको एसटीएफ, एटीएस और उसके अलावा मैं समझूंगा उससे भी ज्यादा महत्व होता है भ्रष्टाचार निवारण संगठन यानी एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन का और विजिलेंस का, कि आप इंटरनल विजिलेंस ऐसी रखिए कि भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आए ना, और आए तो उसका समूल निस्तारण होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप जीरो टॉलरेंस पुलिस में नहीं लाएंगे और भ्रष्ट तत्वों को आप बिल्कुल एक नजीर कायम करके आप कार्रवाई नहीं करेंगे, आप अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हैं। इसलिए मैं चाहूंगा इनकी टेक्नोलॉजी यहाँ बेस्ट ऑफिसर्स पोस्ट करें और क्राइम के प्रति क्रिमिनल इंटेलिजेंस के लिए अपने सूत्रों को सजग करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आपको ठीक है फील्ड और ग्राउंड इंटेलिजेंस तो है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस के लिए जो आपको उपकरण और मानक चाहिए, चाहे वो सैटेलाइट इमेजरी हो, चाहे आपको इलेक्ट्रॉनिक ईवसड्रॉपिंग डिवाइसेस हो, उन सब का इस्तेमाल कीजिए। भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपको जाना पड़े, लेकिन आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप पहले भी गए हैं, फिर जाकर के वो तमाम उपकरण दें, आप प्रशिक्षण दें, जिससे कि आप अपराधियों से, अंडरवर्ल्ड से एक जनरेशन आगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम इस तरह की जानकारियां देने के लिए।
हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से आज की पुलिसिंग और पहले की पुलिसिंग में अंतर है और तमाम वो चैलेंजेस उन्होंने अपने लाइफ के शेयर किए जो उनके कार्यकाल के दौरान रही है। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए सुपर कॉप, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।